हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर कन्फर्ट क्लासेस। और हम जो क्लास 11th की जो तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री को जो कवर कर रहे हैं उसका थर्ड चैप्टर में जो सेकंड पार्ट है, मैंने आपको जो है इससे जो पहले जो मैंने लेक्चर बनाया था उसमें मैंने आपको अर्ली वैदिक पीरियड यानी कि जो ऋग वैदिक काल था या वैदिक पीरियड था, वैदिक काल था, उसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। 1500 से 1000 BC के बीच का जो इंडिया का सोशियो कल्चर और पॉलिटिकल जो डायमेंशन था वो सबको समझाया था मैंने आपको। और उसी का जो अगला हिस्सा है या अगला भाग है जिसको लेटर वैदिक पीरियड बोला जाएगा या उत्तर वैदिक काल, जो कि 1000 से 600 BC के बीच में होगा, तो उसको जो है हम इस लेक्चर में कंप्लीट जो है डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा उत्तर वैदिक काल है उसका पहले हम लोग टाइम पीरियड थोड़ा सा देख लेते हैं। वो क्या है, देखिए लेटर वैदिक पीरियड जो है 1000 से 600 BC के बीच में है, यानी कि जब वैदिक काल जो है जो कि 1500 से 1000 बीच जो है 500 सालों का था। और ये कितने सालों का है उत्तर वैदिक काल? 400 सालों का है। ठीक है। द आर्यंस फर्दर मूव टुवर्ड्स ईस्ट इन लेटर वैदिक काल। अब उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि वो पूर्व की ओर और बढ़ते गए, यानी कि जैसे कि जो हरियाणा से वेस्ट में जो रीजन है, खास करके पंजाब और राजस्थान का जो अपर रीजन है, उसमें पहले जो है ये लोग क्या है वैदिक काल में बसे हुए थे, लेकिन उसके बाद जो है ये अपने आप को जो है स्प्रेडिंग मूवमेंट में थे और ये धीमे धीमे जो है ये यूपी और बिहार का जो दोहाबा क्षेत्र है इधर भी आके ये बसने लगे। द सतपथ ब्राह्मण, जो सतपथ ब्राह्मण है उसमें जो है रिफर किया गया है टू द एक्सपेंशन ऑफ आर्यंस टू द ईस्टर्न गंजेटिक प्लेन्स। पूर्वोत्तर जो गंगा का जो मैदान था उसमें जो है फैलने के बारे में इनका जिक्र किया गया, इनका वर्णन किया गया है। सेवरल ट्राइबल ग्रुप्स एंड किंगडम्स आर मेंशन्ड इन द लेटर वैदिक पीरियड। और उत्तर वैदिक काल जो है, उत्तर वैदिक जो साहित्य है, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेटर वैदिक लिटरेचर में जो है बहुत सारे जो कबीले हैं और राजवंश हैं या राजघराने हैं उनके बारे में वर्णन किया गया है। वन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड इज ग्रोथ ऑफ लार्ज किंगडम। और इस पीरियड का जो सबसे बड़ा जो लक्षण माना जाता है, बड़े बड़े जो है वंशों का जो है इसमें निर्माण हुआ, रजवाड़े जो हैं इसमें पनपने लगे। कुरु एंड पंचाला किंगडम, ये आप जो है ये आपको ये जो राजघराने हैं इनके नाम आप जो हैं अक्सर करके सुनते होंगे। कुरु वंश और पंचाल वंश जो हैं फ्लोरिस्ड इन द बिगनिंग, और शुरुआत में जो है यही दो जो वंश थे ये काफ़ी जो है इन्होंने तरक्की की और इनकी ग्रोथ भी हुई। फिर उसके बाद क्या हुआ, परीक्षित एंड जनमेजय वेयर द फेमस रूलर ऑफ कुरु किंगडम। और कुरु किंगडम जो था यानी कि कुरु जो राजवंश था उसमें क्या था, परीक्षित और जनमेजय जो थे ये क्या है कि फेमस रूलर थे, बड़े जो है महान राजाओं में से एक थे, ये कुरु वंश से इनका संबंध था। प्रवाहना जयवाली वॉज अ पॉपुलर किंग ऑफ पंचाला। और पंचाला में जो पंचाल वंश था उसमें जो पॉपुलर जो शासक थे उनका नाम क्या था, प्रवाहना जयवाली था। ही वॉज अ पैट्रन ऑफ लर्निंग, और वो क्या था, वो सीखने और पढ़ने का जो है काफी लालयित था और वो जो है काफी उत्सुक व्यक्ति था इन मामलों में। आफ्टर द फॉल ऑफ कुरुज एंड पंचाल, जब क्या हुआ कि पंचाल और कुरुज का जो है जो कुरु वंश थे इनका जब डिक्लाइन हुआ तो अदर किंगडम्स लाइक कोशाला, फिर उसके बाद कुछ नए वंश उभरे, जैसे कि एक कोशला वंश था और एक क्या था काशी, ठीक है, और एक क्या था विदेहा, ठीक है, केम इनटू प्रोमिनेंस। और ये फिर इनका भी वक्त आ गया और अब ये अपने चरम पे पहुंच गए। ये तीन नए वंश, पहले क्या थे, कुरु पंचाल थे, बाद में क्या थे, कौशल, काशी और विदेह थे। द फेमस रूलर ऑफ काशी वाज अजात शत्रु। और जो काशी जो वंश था उसका जो सबसे फेमस शासक था उसका नाम क्या था, अजात शत्रु था। जनका वाज द किंग ऑफ विदेह, जो राजा जनक थे, राजा जनक वो किस वंश से संबंध रखते थे, द किंग ऑफ विदेह से वो संबंध रखते थे, ठीक है, विद इट्स कैपिटल एट मिथिला। और ये जो बिहार का जब मैप देखेंगे तो जो वेस्टर्न मैप होगा उसमें आपको मिथिला रीजन मिलेगा, तो वहां पर से ये संबंध रखते थे राजा जनक। इस कोड वर्ड अडॉर्न बाय स्कॉलर यज्ञवल्क्य, और उनके जो है उनके राज दरबार में जो है महान स्कॉलर जो थे, जो ज्ञानी पुरुष थे जिनका नाम था यज्ञवल्क्य, वो जो है उसमें रहा करते थे। मगध, अंग और वंगा सीम टू बी द ईस्टर्न मोस्ट ट्राइबल किंगडम्स, और ये सबसे पूर्वोत्तर में जो है बसने वाले ट्राइबल किंगडम्स थे जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था मगध, अंग और
वंगा। जो आप जो है 16 महाजनपद का जब आप मैप देखेंगे तो आप उसमें जो है सबसे जो पूर्वोत्तर भाग में जो बसने वाले जो छोटे छोटे जनपद होंगे उनमें क्या नाम होगा, मगध, अंग और वंगा। और ये क्या है, ये सबसे पूर्वोत्तर में जो है ये जनजाति कबीले निवास करते थे। The later Vedic text also refers to the three division of the India। और जो उत्तर वैदिक काल का जो ये वैदिक टेक्स्ट है, जो लिखी हुई चीजें हैं, वो क्या है कि इंडिया को यानी कि भारत को उस वक्त के हिसाब से 3 अलग अलग भागों में विभाजित करती हैं। एक आर्यवर्त कहलाता है, जिसका मतलब है नॉर्दर्न इंडिया यानी कि उत्तर भारत, खास करके जैसे हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, पंजाब है और कश्मीर, इसको मिला के क्या बनता था, ये आर्यवर्त बनता था। और फिर उसके बाद क्या आता था, ये मध्य देश बनता था, सेंट्रल इंडिया, जैसे कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और थोड़ा सा छत्तीसगढ़ और झारखंड का थोड़ा सा इलाका मिला दिया जाएगा तो ये मध्य देश बन जाएगा। और जो तीसरा जो क्लासिफिकेशन था वो था दक्षिणा पथ यानी कि दक्षिण पथ, और जिसे साउदर्न मोस्ट कहा जाता है, जिसमें कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ये 4 जो है राज्य बन के क्या बनते थे, दक्षिणा पथ बनते थे। ये क्या है कि ये वैदिक टेक्स्ट का क्लासिफिकेशन है उस टाइम जो है भारत को ड्राइव करने के लिए। अब जो है हम उत्तर वैदिक काल का जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था यानी कि राजनीतिक संगठन का क्या सिस्टम था या पॉलिटिकल मैकेनिज्म कैसे था उसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो लार्जर किंगडम्स वेयर फॉर्म ड्यूरिंग द लेटर वैदिक काल, और उत्तर वैदिक काल में ही जो है बड़े बड़े जो राजवंश थे उनकी स्थापना हुई या बड़े बड़े राज्यों की स्थापना हुई, जिनमें जो है शासक और उनका मैकेनिज्म भी बड़ा था। मैनी जना, जना का मतलब क्या होता है, ट्राइब से मतलब होता है, जो एक अलग जनजाति होती उसको जन के नाम से संबोधित किया जाता है। अमेलगमेटेड टू द फॉर्म जनमताज और राष्ट्राज, उन्होंने क्या है जो अपना उनका जो ट्राइब्स था अब जो है स्ट्रक्चर बड़ा हो गया था, उसको या तो वो जनपद बोलते थे या फिर राष्ट्र की संज्ञा से संबोधित करते थे ये जना लोग जो है अपने राज्य वगैरह को। हेंस द रॉयल पावर हैड, और वक्त के साथ क्या हुआ कि धीमे धीमे जो है इसका आकार इन राज्यों का डे बाय डे बढ़ता चला गया, और वर्तमान में जिस जो स्वरूप है ये उसी टाइम उत्तर वैदिक काल का ही समय था जब भारत का मैप जो है वर्तमान मैप का आधार बना था। अब उसमें एक चीज और देखते हैं हम लोग कि द किंग परफॉर्म्ड वेरियस रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइस टू स्ट्रेंथन हिज पोजीशन। राजा जो है बहुत सारी क्या करता था, बहुत सारी क्रिया प्रक्रियाएं करता था, जिसमें वो क्या होता था कि उसे जो है अपना जो पद होता था उसकी जो है गरिमा को बढ़ाने के लिए उसे बहुत सारी जो है रिचुअल्स यानी कि रीति रिवाज को फॉलो करना पड़ता था। जैसे उसमें इंक्लूड होता था राजसूय यज्ञ। ठीक है, ये राजसूय आप देख रहे हैं, जिसे कंसिक्रेशन सेरेमनी भी बोला जाता है। और अश्वमेध, ये एक अश्वमेध यज्ञ भी होता था जिसमें हॉर्स सैक्रिफाइस किया जाता था। और अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था, अपनी जो है प्रतिष्ठा को देखने के लिए क्या किया जाता था कि घोड़े को छोड़ दिया जाता था, और जिस रास्ते में जितने भी जो राजा वगैरह का जो मिलता था वो लोग क्या करते थे कि अगर कोई व्यक्ति जैसे उन घोड़ों को रोक लेता था तो उससे वो जंग लड़ते थे। अदरवाइज जो है अगर कोई उनका घोड़ा नहीं मतलब रोकता था तो कहीं ना कहीं वो उसका मित्र की तरह व्यवहार करता था। तो उससे क्या होता था, ये समझा जाता था कि राजा की जो है क्षमता कितनी ज्यादा थी। और एक और चीज जो है वाजपेय चैरियट रेस जो होती है, वो मतलब कि जो ये बड़े बड़े जो रथ होते हैं उनकी रेस वगैरह का भी इंतजाम किया जाता था पद की गरिमा को बढ़ाने के लिए। ये देख लीजिए कि ये पद की गरिमा पे यहाँ पे फोकस क्यों किया जा रहा है, क्योंकि ये वही काल है जब इन सारी चीजों पे राजा का कर्तव्य, राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, इस तरीके की चीजें जो हैं लोगों के संकल्पनाओं में आने लगे थे। द किंग्स ऑल्सो अज्यूम टाइटल लाइक राजा विश्व वजनन। ठीक है, इस तरीके के जो है शब्दों का जो है इस्तेमाल होने लगा था कि अहिला भुवनापति, लॉर्ड ऑफ ऑल अर्थ, यानी कि पूरे धरती का जो है जो ये सम्राट हैं, इस तरीके के शब्द को जो है इस्तेमाल करने लगा था एज अ टाइटल। इकरात एंड सम्राट यानी कि सोल रूलर यानी अकलौता शासक, इस तरीके के शब्दों का जो है इस्तेमाल किया जाने लगा। In the later Vedic period, a large number of new officials were involved in the administration in addition to existing पुरोहिता, सेनानी एंड ग्रामीणी। देखिए अब क्या हुआ, अब साम्राज्य बड़ा हो गया। अब जब साम्राज्य बड़ा हो गया तो लोगों के काम करने की भी जरूरत पड़ गई, ज्यादा लोगों की। अब नए ऑफिशियल्स
और एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर इस तरीके से हो गया था कि अब जो 3 लोग, जैसे कि एग्जिस्टेंस जो पहले से जो ऑफिशियल्स लोग थे, यानी कि जो प्रशासनिक काम करने वाले थे, जैसे पुरोहित हैं, सेनानी हैं, ग्रामीणी हैं, ठीक है, ये लोग तो थे, लेकिन अब क्या हुआ, अब राज्य का विस्तार हो रहा था, तो अब जो है नए नए पदों की जो है उत्पत्ति होने लगी, जैसे कि जासूस वगैरह और सेनापति वगैरह, और फिर सिक्के जो ढालने वाले होते हैं उनके हेड वगैरह जो हैं। तो इस तरीके से आप क्या देख रहे हैं, एक तरीके का जो है जो मैकेनिज्म है, जो वर्तमान में जो नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो कब पनपने लगा था, उत्तर वैदिक पीरियड में। तो आगे देखते हैं कि दे इंक्लूड द ट्रेजरी ऑफिसर। अब उन्होंने देखिए एक खजांची की भी व्यवस्था कर दी गई, टैक्स कलेक्टर और जो कर वसूलने वाला होता उसकी भी जो है, रॉयल मैसेंजर जो है, जैसे कि राजा किसी सम्राट को या अपने ही किसी जो खास आदमी है उससे कोई बातचीत करने के लिए जो है, जो वाहक होता है, मैसेंजर वाहक या जो बातचीत को पहुंचाने वाला, इस तरीके की भी व्यवस्था करने लगे थे। एट द लोअर लेवल्स द एडमिनिस्ट्रेशन वाज कैरिड बाय द विलेज असेंबलीज। और जो गांव का जो इलाका था वहां पर क्या था कि जो गांव की जो सभा होती है उनसे ही काम लिया जा रहा था। द इम्पोर्टेंस ऑफ समिति एंड द सभा हैज डिमिनिश्ड ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। देखिए मैंने आपको बताया था कि अर्ली वैदिक पीरियड में 2 समिति थी, ठीक है, एक समिति थी और एक सभा था, और ये क्या करते थे, आपस में डिबेट और डिस्कशन करके क्या करते थे कि अपने ट्राइब और ट्राइबल ग्रुप्स के लिए जो है फैसले वगैरह लेते थे, ताकि उनके ज़्यादा से ज़्यादा जो है, जो उनकी विश हैं या जो भी वो एक्सपेक्ट करते हैं उनके राजा वगैरह, तो वो क्या करते थे कि फुलफिल होता था। लेकिन अब देखिए उत्तर वैदिक काल में क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन वास्ट हो गया, एक्सपेंशन हो रहा है, नए नए पद उभर रहे हैं, तो क्या हुआ कि सभा और समिति इसका जो है महत्व धीमे धीमे खत्म होने लगा। अब हम देखते हैं आर्थिकी जो दशा थी, यानी कि इकोनॉमिक कंडीशन था, उसमें क्या है, आयरन वाज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन द पीरियड एंड दिस इनेबल्ड द पीपल टू क्लियर फॉरेस्ट एंड टू ब्रिंग मोर लैंड अंडर कल्टीवेशन। देखिए अब यहाँ पर लोहे का इस्तेमाल होने लगा तो उत्तर वैदिक काल में, और फिर क्या हो, उससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है जंगलों वगैरह को क्लियर किया जाने लगा। एग्रीकल्चर बिकेम द चीफ ऑक्यूपेशन, और जो खेती जो है वो क्या हो गई, प्रमुख व्यवसाय बन गया। इम्प्रूव्ड टाइप्स ऑफ इम्प्लीमेंट्स वेयर यूज्ड फॉर कल्टीवेशन। अब जो है नए नए जो है प्रयोग वगैरह जो है किए जाने लगे खेती के मामले में। बार्ले, राइस एंड व्हीट वेयर ग्रोन, और इसमें जो है बड़े स्तर पर जो है बार्ले, जो जौ है और गेहूं है और चावल वगैरह का जो है इस्तेमाल होने लगा था। नॉलेज ऑफ मेन्योर वाज अनदर इम्प्रूवमेंट। अब खाद वगैरह का भी इस्तेमाल करने लगा था, यानी कि अपनी प्रोडक्टिविटी को जो है सरप्लस लेवल पे ले जाने के लिए जो है खाद वगैरह का, मेन्योर का मतलब यही होता है फर्टिलिटी जो बढ़ाने वाला जो भी मैटर जिसका भी इस्तेमाल किया जाएगा वो क्या कहलाएगा, खाद कहलाएगा। जैसे कि वर्तमान में आप यूरिया, डीएपी, जिंक वगैरह देखते हैं तो ये क्या है, ये बहुत ही परिष्कृत और हाईली सोफिस्टिकेटेड जो है फर्टिलाइजर है। लेकिन उस टाइम के हिसाब से जैसे सड़ी हुई खाद, गोबर वगैरह, इन सारी चीज़ों का जो है इस्तेमाल खेती के तौर पे शुरू करने लगे थे। तो ये याद रखिएगा कि मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जो है ये उत्तर वैदिक काल की जो है बड़ी उपलब्धि के तौर पे उभरा, जिससे जो है एग्रीकल्चर जो है चीफ ऑक्यूपेशन बना। अब इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बिकम मोर वेरिड एंड देयर वाज अ ग्रेटर स्पेशलाइजेशन। और ये भी देखिए यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होती है, यानी कि औद्योगिक जो गतिविधियां होती हैं, उनमें जो है अब वेरिएशन आने लगा था। और वेरिएशन आने की वजह ये थी कि लोग जो हैं अब जो है उसको दूसरी तरीके से ले रहे थे। अब उसके अंदर भी स्पेशलाइजेशन आ गया, जैसे मेटल वर्क है, लोहे का काम है, ठीक है, धातु का काम है, लेदर वर्क जो चमड़े का काम होता है, कारपेंट्री है, पॉटरी है, मेड ग्रेट प्रोग्रेस। और इनमें अब क्या हुआ कि नए नए एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए जाने लगे, कलर वगैरह किए जाने लगे, वो छोटे बड़े इस तरीके से बनाए जाने लगा। एक कहीं ना कहीं क्या है कि जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी थी उसमें भी जो है नए नए डायमेंशंस उभर रहे थे और अलग अलग तरीके ईजाद किए जा रहे थे पैसे कमाने के और अपने सरप्लस बढ़ाने को। इन एडिशन टू इंटरनल ट्रेड, फॉरेन ट्रेड बिकेम एक्सटेंसिव। और इसमें क्या हुआ कि जो आंतरिक व्यापार है और फिर उसमें जो है बहुत सारे जैसे चेंजेस वगैरह किए गए। इन एडिशन टू इंटरनल ट्रेड, फॉरेन ट्रेड एंड बिकेम एक्सटेंसिव। अब क्या हुआ कि जो आंतरिक व्यापार था और जो विदेशी व्यापार था, इनका जो स्वरूप था और प्रकार था वो काफ़ी बड़ा हो गया था। द लेटर वैदिक पीपल वेयर फेमिलियर विद द सी एंड दे ट्रेडेड विद कंट्रीज लाइक बेबीलोन। जो उत्तर वैदिक काल के लोग थे वो सी में यानी कि जो सागर वगैरह से परिचित थे और नाव वगैरह का इस्तेमाल करते थे, जिससे वो बेबीलोन जैसे उस टाइम के जो मशहूर देश थे उनसे व्यापार वगैरह करते थे। एक क्लास ऑफ हेरिडेटरी मर्चेंट्स, मतलब कि
जो पुश्तैनी व्यापारी होते थे उन्हें, जिन्हें क्या कहा जाता, वानिया उन्हें कहा जाता था, केम इनटू एग्जिस्टेंस, और इनकी जो है वानिया की जो है उत्पत्ति हुई। वैश्याज आल्सो कैरिड ऑन द ट्रेड एंड कॉमर्स, और वैश्य लोगों का भी जो है ट्रेड और जो व्यापार और वाणिज्य था उसमें काफ़ी संलग्न थे। दे ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू गिल्ड्स, और वो जो है जो उनका संगठन था वो गिल्ड्स के नाम से जाना जाता था, जिसका मतलब होता है गना, यानी गण से भी मतलब होता है। बिसाइड निष्क ऑफ द ऋग्वैदिक पीरियड, अब क्या होता था कि जो सोने की मुद्रा थी जो ऋग्वैदिक पीरियड में, जिसे निष्क कहा जाता था, अब उसमें क्या है, गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स लाइक सतमना और कृष्णाला, ये दो नए सिक्कों का भी इस्तेमाल होने लगा था। ठीक है, जिसका एक का नाम क्या था, सतमना था, और दूसरे का नाम था क्या, कृष्णाला था। वे आर यूज्ड एज अ मीडिया ऑफ एक्सचेंज, और आदान प्रदान के लिए जो है इन मुद्राओं का भी इस्तेमाल किया जाने लगा था। अब सोशल लाइफ देखते हैं, जो सामाजिक जीवन था उत्तर वैदिक काल के लोगों का, उसमें क्या था, द 4 डिविजन्स ऑफ सोसाइटी। ये देखिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का जो ये क्लासिफिकेशन है, ये उत्तर वैदिक काल की ही उपज है, और इसी टाइम से जो है वर्ण सिस्टम जो होता है, यानी जो जाति आधारित होता है, उसकी जो है व्यवस्था शुरू हो गई थी, थ्रोली एस्टैब्लिश ड्यूरिंग उत्तर वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल में ही ये एकदम जो है, जो कंठस्थ रूप होता है ना, जो एकदम दृढ़ रूप होता है, उसमें जो है एग्जिस्टेंस में आ गया। तो जो उत्तर वैदिक जो काल था, जो उसमें क्या था कि द 2 हायर क्लासेस, उसमें क्या है, 2 हायर क्लासेस थे, जिसका नाम क्या था, ये देखिए, ब्राह्मण और क्षत्रिय। क्षत्रिय क्या है, ये सबसे उच्च वर्ग थे। दैट वेयर डिनाइड टू द वैश्य एंड शूद्रा, और ये जो पद था वैश्य लोगों को, व्यापारी वर्ग को, और शूद्र जो कि सबसे निचले वर्ग थे उनको ये नहीं प्राप्त था। ए ब्राह्मण ऑक्यूपाइड ए हायर पोजीशन देन अ क्षत्रिय, और क्षत्रियों से जो बड़ा स्वरूप था, या बड़ा जो जिनका सम्मान था एज अ कास्ट, बाई कास्ट, वो कौन थे, वो ब्राह्मण लोग थे, क्षत्रियों से जिन्हें जो है हायर स्टेटस मिला हुआ था। और फिर उन्हीं से जो है मैनिस सब, यानी कि उपजाति जो है, इन्हीं से जो है ऑक्यूपेशन के आधार पे उसी काल में जो है धीमे धीमे जो है उभरी। और फिर फैमिली जो है, इन द फैमिली, ये देखिए, द पावर ऑफ फादर इंक्रीज्ड ड्यूरिंग द लेटर वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल में एक चीज और भी देखेंगे, जो पितृसत्तात्मक जो तरीका होता है, यानी कि फादर से जो हेरिडेटरी जो राइट्स होते हैं डायरेक्ट जो बच्चे में जाते हैं, वो जो है डे बाय डे जो है अब मजबूत होने लगे थे, यानी कि पैट्रियार्कल सोसाइटी जो हो गई। इससे क्या हुआ कि जो औरतों का जो सम्मान था जो समाज में, खास करके ऋग्वैदिक काल में, वो घटता जा रहा था। देयर वॉज नो इम्प्रूवमेंट इन द स्टेटस ऑफ वुमेन, और जो औरतों की जो स्थिति थी, दशा थी, वो बहुत बुरी हो गई थी। अब उन्हें जो है सोशल पार्टिसिपेशन जो था, यानी कि जो सामाजिक जो उनका पार्टिसिपेशन की योगदान था, वो एकदम खत्म कर दिया था। उन्हें जो है जो सामूहिक जो गतिविधियां होती थी उनमें पार्टिसिपेट नहीं किया जाता था, उनसे कोई डिस्कशन नहीं किया जाता था, और उन्हें जो पढ़ने वगैरह की जो प्रक्रिया होती है उसमें भी उन्हें इन्वॉल्व नहीं किया जाता था। दे वेयर स्टिल कंसिडर्ड इंफीरियर एंड सबऑर्डिनेट टू मैन, और उन्हें जो है अब क्या है, उन्हें हीन मानना जाने लगा था, इंफीरियर माना जाने लगा था, और सबऑर्डिनेट टू देम, और उन्हें जो है कहीं ना कहीं जो है पुरुष का पूरक माना जाने लगा, यानी कि उनका जो है इंडिविजुअली जो है उनकी जो एग्जिस्टेंस थी उसको जो है नकार दिया गया। वुमेन ऑल्सो लॉस्ट देयर पॉलिटिकल राइट्स ऑफ अटेंडिंग असेंबलीज, और महिलाओं को जो है अब क्या किया जाता था कि अब सभा वगैरह जो है उसमें जाने के लिए एकदम मना कर दिया गया था। उन्हें ये बोला गया कि अब आप जो है सभा वगैरह नहीं ज्वाइन कर सकती हैं। चाइल्ड मैरिज हैज बिगन, बाल विवाह जो है वो एकदम अपने चरम पे आ गया था। अकॉर्डिंग द ऐत्रेय ब्राह्मण, जो ऐत्रेय ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण में जो एक वर्जन है, ए डॉटर हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ सोर्स ऑफ मिजरी, तो क्या है, जो एक लड़की का जो मतलब होता है, या महिला का एक मतलब क्या होता है, दुख से जो है उसकी तुलना की गई है, यानी कि उसे कहीं ना कहीं दुख का सागर टाइप में बोला गया है। हाउएवर द वुमेन इन द रॉयल हाउस होल्ड एंजॉयड सर्टेन प्रिविलेजेस, लेकिन जो उच्च वर्गीय जो महिलाएं थी उनको जो है कुछ सर्टेन प्रिविलेजेस, या उनको जो है कुछ बड़े पद वगैरह प्राप्त थे, जिनसे जो है वो कुछ आज़ादी फील कर सकती थी। अब हम रिलीजन देखते हैं, धार्मिक पक्ष जो है, क्योंकि इस वक्त जो है काफ़ी जो है वास्ट हो गया था सोसाइटी, और उसमें जो है कई बदलाव भी आ रहे थे, तो उसको हम देखते हैं। गॉड्स ऑफ द अर्ली वैदिक पीरियड लाइक इंद्र एंड अग्नि लॉस्ट देयर इम्पोर्टेंस। अब उत्तर वैदिक काल की सबसे खास चीज़ है कि जो इंद्र भगवान थे और अग्नि भगवान थे, उनकी जो गरिमा थी
जो लोग उनको लेके जो उन लोगों के अंदर जो भावना थी वो एकदम कमजोर हो गई थी, क्योंकि उत्तर वैदिक काल के जो सबसे महान देवता थे उसमें जो है प्रजापति द क्रिएटर थे, ठीक है, विष्णु द प्रोटेक्टर और रुद्रा द डिस्ट्रॉयर, ये तीन जो देवता थे ये सबसे महान हो गए थे उत्तर वैदिक काल में। तो कौन कौन से थे? प्रजापति, विष्णु और रुद्रा, और इनके जो है अलग अलग इनसे रिलेटेड काम थे। बिकेम प्रोमिनेंट ड्यूरिंग द लेदर वैदिक पीरियड, और यही टाइम पे जो है ये क्या हुआ कि ये काफी बड़े हो गए और इन्हीं का जो है प्रोमिनेंट काम जो है लोगों ने जो है कंसिडर किया। Sacrifices were still important and the rituals connected with them become more elaborate। देखिए क्या कि जो ये बलिदान, आहुति वगैरह की जो प्रक्रिया थी अभी भी महत्वपूर्ण थी, और जो रीति रिवाज थे, जो प्रथाएं वगैरह थी, अब उनमें क्या हुआ कि वो मोर एलेबरेट हो गए और जो है उनका जो है आकार अब बड़ा हो गया। द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेयर्स डिक्लाइंड एंड दैट ऑफ सेक्रीफाइस इंक्रीज। अब क्या है, प्रार्थनाएं जो थी उनका महत्व कम हो गया और बलि वगैरह जो ये जितनी भी प्रथाएं थी उनमें जो है बढ़ोतरी हो गई थी। ये उस टाइम की उत्तर वैदिक काल के यही सब सारे अचीवमेंट्स वगैरह हैं, ठीक है। प्रीस्टहुड बिकेम अ प्रोफेशन। जो पुरोहितवादी जो नीतियां होती हैं, यानी कि पुरोहित बनने की जो प्रक्रिया है उसमें बढ़ोतरी हो गई थी। हेरिडेटरी वन था, यानी कि इसमें पुरोहित का मतलब क्या था? पुरोहित का मतलब ये था कि एक व्यक्ति जो है, जैसे कि कोई बाप जो है वो पंडित थे या जो पुरोहित थे, और उससे क्या उनका जो बच्चा है वो भी पुरोहित बने, तो उसे कहीं ना कहीं जो है अनुवांशिक तौर पे जो है ये वंशानुगत जो है ये पद जो है ट्रांसफर होने लगा। द फॉर्मूले फॉर सेक्रीफाइस वेयर इन्वेंटेड एंड एलिबरेटेड बाय द प्रीस्टली क्लास। और जो पुरोहित वर्ग था वही जो है नए नए तंत्र मंत्र जो है क्रिएट कर रहा था, और उसी को जो है कंसीडर किया जा रहा था कि यही ओरिजिनल है। देयरफॉर टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस पीरियड देयर वाज अ स्ट्रांग रिएक्शन अगेंस्ट प्रीस्टली डोमिनेशन, अगेंस्ट सैक्रिफाइस एंड रिचुअल्स। और यही सब आडंबर जो था, खास करके बलिदान और रीति रिवाज जब बहुत ज्यादा चरम पे पहुंच गया, तो फिर क्या हुआ कि एक जो है फिर इसके खिलाफ विद्रोह होता है, और जो बौद्ध धर्म है और जैनिज्म है ये क्या है, इन्हीं सारी प्रक्रियाओं की वजह से जो है लोगों के सामने आता है और लोगों को ये बताता है कि नहीं, ये सारे रीति रिवाज जो है, जो आडंबर है, अंधविश्वास है, ये सब क्या है, ये गलत है। ऑल्सो द ऑथर्स ऑफ द उपनिषद, जो उपनिषद के जो राइटर हैं, जो कि एक फिलॉसफी मानी जाती है, विच इज द एसेंस ऑफ हिंदू फिलॉसफी, जो कि क्या है, हिंदू धर्म की एक फिलॉसफी है, यानी दर्शन है। टर्न्ड अवे फ्रॉम द यूजलेस रिचुअल, और इन्होंने क्या है कि जो भी ये जितनी भी फालतू की जो ये रीति रिवाज वगैरह थे उनको उन्होंने मना किया, और ट्रू नॉलेज जिसे क्या है जनना बोला गया, और प्रीस सल्वेशन और मोक्ष के लिए जो है ट्रू नॉलेज को उन्होंने इम्पोर्टेंट बताया। तो हमारा जो उत्तर वैदिक काल है वो यहीं तक है। देखिए ये फाइनली जो है क्या है कि हमने लास्ट में क्या पढ़ा कि एक तरीके का स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होगा, जिसमें क्या होगा, जो पुरोहितवाद को जो है चैलेंज किया जाएगा। जो गौतम बुद्ध और महावीर जैन जैसे जो सारथी लोग जो उभरेंगे और वो बताएंगे कि एक्चुअल में मोक्ष और शांति किस तरीके से अपने जीवन में प्राप्त करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में जो है वो अपनी राय रखेंगे। जो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें जो है हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये जो मैं लेक्चर बना रहा हूँ तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री पे वो पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको पसंद आ रहे होंगे तो आप अपने आप को जो है कंटिन्यू रखिए मेरी इन वीडियोज़ के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।